नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर है। ऑप्शन ए 1 के बराबर, बी 1 से ज़्यादा, सी 1 से कम, डी अनंत। तो आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच 1 के बराबर होती है या इकाई के बराबर होती है। यह है आयताकार अतिपरवलय वक्र का आरेख और इसकी लोच जो है इकाई के बराबर होती है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन ए अधिक, बी अत्यधिक, सी अनंत, डी कम। तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। इसके अलावा स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच 0 होती है। पूरक वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। 3 स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, तो अभी बताएं। स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। तो 3 का आंसर सही हो जाएगा सी। 4, किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग विस्तार, मांग में संकुचन। तो मांग में वृद्धि के संबंध में वस्तु की जो मांग लोच होती है वह धनात्मक होती है। तो 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। 5, कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में कौन स्थिर रहता है। वास्तविक आय, मौद्रिक आय, मूल्य अनुपात या सभी। तो कीमत प्रभाव की गणना करते समय मौद्रिक आय स्थिर रहती है। 5 बी सही है। 6, कीमत प्रभाव बराबर होता है। तो कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव या कह सकते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, बी ऑप्शन में है। 6 का बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। तो कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध जो है विपरीत होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभाव्यता वक्र की ढाल होती है। उत्पादन संभाव्यता वक्र की ढाल ए विनिमय की सीमांत दर के बराबर होती है या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, रूपांतरण की औसत दर, रूपांतरण की सीमांत दर। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर होती है। 8 डी सही हो जाएगा। 9, कार्टेल किस बाजार का भाग है। पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, कोई नहीं। तो कार्टेल जो है अल्पाधिकार बाजार का भाग है। अल्पाधिकार बाजार के बारे में कुछ जान लेते हैं। अल्पाधिकार बाजार की वह दशा है जहां विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो ऐसी बाजार को क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार। स्टेनियर तथा हेग अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या 0 से 2 से 12 के बीच बताई है। लेकिन कुछ अन्य अर्थशास्त्री अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या को कुछ मानते हुए हैं। कुछ का मतलब फ्यू फर्म पाई जाती है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री जो हैं फर्मों की संख्या तय नहीं करते हैं, कुछ मानते हैं या 2 से 12 के बीच फर्मों की संख्या को मानते हैं। जो क्या होती है, फर्में आपस में प्रतियोगिता करती हैं और फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है।
अल्पाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अल्पाधिकार फर्मों में क्या होता है, आपस में निर्भरता पाई जाती है। निर्भरता का मतलब ये हुआ कि अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो इसका प्रभाव अन्य फर्मों पर भी पड़ता है, अर्थात अन्य फर्में भी अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाती या घटाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, फर्मों में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। तो फर्मों में, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है। अनिश्चितता की स्थिति पाने या होने की वजह से मांग वक्र अल्पाधिकार बाजार में स्पष्ट नहीं होता है। पाल शिवजी जो है मांग वक्र के बारे में अल्पाधिकार में बताते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र जो है विकुंचित प्रवृत्ति का पाया जाता है। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में गला काट प्रतियोगिता होती है और गला काट प्रतियोगिता से बचने के लिए क्या होता है, या अनिश्चितता से बचने के लिए इस प्रतियोगिता में फर्मों द्वारा गुटबंदी की जाती है। इसी गुटबंदी को कार्टेल या कीमत नेतृत्व कहा जाता है। तो कार्टेल या कीमत नेतृत्व किस बाजार की विशेषता है, अल्पाधिकार बाजार की विशेषता है। 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। 10 किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की, जे.एस. बेन, जेवेंस वालरा। तो जे.एस. बेन ने 1956 में अल्पाधिकार फर्मों में प्रवेश में बाधा की अवधारणा उत्पन्न की। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वे क्या कहलाती हैं, स्थिर लागत वक्र, ह्रासमान लागत वक्र, दक्ष उद्योग, वर्धमान लागत वक्र। तो यह कहलाती है स्थिर लागत उद्योग। 11 ये सही हो जाएगा। 12 किस अर्थशास्त्री ने उपभोग फलन के संबंध में स्थायी आय की अवधारणा का प्रयोग किया। तो फ्रीडमैन ने उपभोग के संबंध में स्थायी आय की अवधारणा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, यदि MPC शून्य हो तो गुणक का मान क्या होगा। गुणक निकालने के लिए के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC का मान दिया है 0, 1/1 माइनस 0 तो 1, 1/1 तो 1 आंसर हो जाएगा। 13 का सी सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। समग्र मांग किसे कहा जाता है, तो समग्र मांग बराबर होता है C+I। C+I किस में है, C+I किस ऑप्शन में है, एक तो 2 में है, 2 सही, 2 ए का मिलेगा 2 से, ए का मिलान होगा 2 से। अब उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन A+BY होता है, तो A+BY मिलेगा 3 से, B का मिलान होगा थर्ड से, B का थर्ड से हो जाएगा, और A का हो जाएगा सेकंड से। A का सेकंड ABCD चारों में है, लेकिन B का 3 से मिलान होगा, तो B का 3 से मिलान सिर्फ D में है, तो इस प्रकार से D आंसर सही हो जाएगा। अगला मिलान किससे, समग्र पूर्ति। तो समग्र पूर्ति बराबर होती है C+S। C+S किससे मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। और बचत फलन माइनस A+BY होता है, तो माइनस A+BY 1 से मिल रहा है। इस प्रकार से 14 का आंसर सही हो जाएगा डी। अगला 15 नंबर, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC के बारे में कौन सा कथन सही है। MPC सदैव 0 के बराबर होती है, नहीं। MPC सदैव 2 के बराबर होती है, यह भी नहीं। MPC 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होती है, यह सही हो जाएगा। 15
सी सही हो जाएगा। एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन 1 से कम होती है। एमपीसी कुल उपभोग के स्तर में होने वाले परिवर्तन तथा कुल आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन के बीच अनुपात को बताता है। कुल उपभोग के स्तर मतलब डेल्टा सी कुल उपभोग के स्तर में परिवर्तन, और डेल्टा वाई आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को बताता है। एमपीसी किसके किसके बीच संबंध बताता है? डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई कुल उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच संबंध को बताता है। कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक होती है पर 1 से कम होती है। अर्थात कह सकते हैं कि एमपीसी का मूल्य 0 से अधिक पर 1 से कम होता है। 1 से कम एमपीसी, लेकिन 0 से अधिक होता है। एमपीसी का मान 1 से कम हो जाएगा एमपीसी, और 0 से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 0 से अधिक और 1 से कम होता है। 15 का सी सही हो जाएगा। 16 निम्न चित्र में उपभोग फलन प्रदर्शित करता है। तो इस चित्र में उपभोग फलन क्या प्रदर्शित कर रहा है? रैखिक उपभोग फलन दिखा रहा है। आय एवं उपभोग के बीच संबंध की व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। क्या है? गैर आनुपातिक उपभोग फलन और आनुपातिक उपभोग फलन। अगर गैर आनुपातिक उपभोग फलन की बात की जाए, गैर आनुपातिक उपभोग फलन जो है वह अल्पकालीन उपभोग फलन की व्याख्या करता है जो रैखिक होता है, जिसमें उपभोग बराबर ए प्लस बी वाई बताया गया है, और एपीसी ज़्यादा होती है एमपीसी में, गैर आनुपातिक उपभोग फलन में। इस विचारधारा का प्रतिपादन जो है कीन्स द्वारा किया गया, जो कैसी होती है? अल्पकालीन समय से संबंध रखती है। अगर आनुपातिक उपभोग फलन की बात की जाए तो आनुपातिक उपभोग दीर्घकालीन उपभोग फलन से संबंध रखती है। यह भी रैखिक होती है आनुपातिक उपभोग फलन, और सी बराबर होता है बी वाई, और यहाँ एमपीसी और एपीसी बराबर होती हैं। और यह विचारधारा किसकी है? कुजनेट्स द्वारा दी गई यह विचारधारा है। कौन सी? आनुपातिक उपभोग के संबंध में जो दीर्घकालीन विचारधारा दी गई है वह कुजनेट्स विचारधारा से संबंध रखती है, जिसमें एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 का 17 कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करता है। आय, जनसंख्या, रुचि। तो कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग तीनों पर निर्भर करता है, तो सभी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, एलएम वक्र में खिसकाव किस कारण से होता है? उपभोग में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, स्वायत्त निवेश में वृद्धि, बचत की दर में वृद्धि। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से एलएम वक्र में खिसकाव होता है। 18 बी सही हो जाएगा। 19 आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात कम हो जाता है। यह एंजिल के नियम में बताया गया है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग पर होने वाले व्यय का अनुपात कम होता जाता है। मकान तथा कपड़ों पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। यह एंजिल ने अपने नियम में बताया था। तो यह क्वेश्चन जो है 19 नंबर एंजिल के नियम से लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, मुद्रापूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? आईएस वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है, आईएस वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, एलएम वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, एलएम वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आईएस से कोई मतलब नहीं, ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। एलएम वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाएगा मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने से। 21 नंबर, निम्न में व्यय की कौन सी मद योजना व्यय का हिस्सा नहीं है? तो सेना पर किया गया जो खर्च है योजना व्यय का हिस्सा नहीं है, यह गैर योजना व्यय का हिस्सा है, जिसमें सेना पर या प्रतिरक्षा पर व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय,
इस प्रकार के व्यय को शामिल किया जाता है जिनका वर्णन योजना में नहीं होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सार्वजनिक या राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी है, नकदी रिजर्व अनुपात नहीं है, यह मौद्रिक नीति का उपकरण है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है। तो मुद्रा बाजार के कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार से संबंध रखता है। ये हो जाएगा 23 का, जिसमें प्रमुख संस्थाएं, अल्पकालीन बाजार में प्रमुख संस्थाएं आरबीआई शामिल है, वाणिज्यिक बैंक शामिल है और एलआईसी जैसी वित्तीय संस्थाओं को मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आदि को मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार की अगर बात की जाए तो यह दीर्घकालीन प्रतिभूति से संबंध रखता है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं, कारपोरेट निगम, विदेशी संस्थागत निवेश आते हैं। इसमें क्या होता है, लाभ तथा रिटर्न अधिक मिलता है और इसके उपकरण जो हैं शेयर बाजार, डिवेंचर, प्रतिभूतियां, हुंडीज आदि को शामिल किया जाता है, ये पूंजी बाजार में शामिल होती हैं। इस प्रकार से मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन से संबंधित है, जबकि पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन से संबंधित है। तो मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है अल्पकालीन ऋण से। 23 ए सही हो जाएगा। 24, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। 24 का डी सही हो जाएगा। 25, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम की अगर बात की जाए या एक्ट की बात की जाए तो 1934 में आरबीआई एक्ट बना। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया और यह प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस में बहुत महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन।